एक टॉपिक है प्लानिंग। चाहे अब आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो प्लानिंग का होना बेहद ज़रूरी है। सटीक प्लानिंग होगी, सफलता तक पहुंचाने में आसानी रहेगी। मगर एक काम ऐसा है इस दुनिया में जिसको करने के लिए आप कितनी भी सटीक प्लानिंग कर लें, कितना ही मेहनत करें, मगर उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एक कमी रह जाती है जो आपको पकड़वाने पर मजबूर कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ अपराध की। अपराध में कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ली जाए, मगर अपराधी कोई ना कोई गलती कर देता है। उस गलती के आधार पर ही उसको सज़ा मिलती है, उसको सलाखों तक पहुँचना ही पड़ता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला ग्वालियर की। यहाँ का एक थाना है बैलगड़ा। दरअसल 6 सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला अपनी 7 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ रोती बिलखती हुई थाने पहुंच जाती है बैलगड़ा में, और जाकर इंस्पेक्टर के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि साहब, मेरा जो पति है वो 5 सितंबर की रात 11 बजे से गायब है। कितनी बार मैंने उनको फ़ोन कर लिया है लेकिन पता नहीं चल रहा है, फ़ोन बंद है। मैंने रिश्तेदारों में पूछ लिया है, आसपास के लोगों से भी पूछा है, मगर उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इससे पहले कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, बस आप मेरे पति को वापस दिला दीजिए। मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाएगा। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए जब बात कर रही है तो इंस्पेक्टर को भी उस पर दया आने लगती है। उस इंस्पेक्टर उससे एक तहरीर लिखवाता है और तहरीर लिखवाने के बाद उसके पति की गुमशुदगी में एक मुकदमा दर्ज कर लेता है। उसके पति की उम्र लगभग 30 साल है। नाम है उसका परीक्षित तोमर। परीक्षित तोमर की तलाश में पुलिस जुट जाती है, मगर पुलिस को जितनी ईमानदारी से काम करना था, पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं करती है। और एक हफ्ता गुजर जाता है, मगर परीक्षित की कहीं भी कोई खोज खबर मिलती नहीं है। वो महिला फिर थाने आती है अपने उन दोनों बच्चों के साथ और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है, साहब, अब तो 1 सप्ताह का समय बीत गया है, मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊँ, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अब इस बार भी पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था और फिर 1 हफ्ता और गुजर जाता है। यानी कि उसका पति 6 तारीख को गायब था। 15 दिन बीत जाते हैं, मगर 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसका पति वापस नहीं आता है। वो महिला फिर थाने जाती है और अगले ही लगभग 20 दिन के बाद उसको खबर मिलती है कि जिस दिन उसने मुकदमा दर्ज कराया था अपने पति की गुमशुदगी का, ठीक उसी दिन चिनौर थाना क्षेत्र की जो पुरानी नहर है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। वो डेड बॉडी परीक्षित की ही थी। मगर ये हैरान करने वाली बात है कि हालांकि 2 अलग अलग थानों का मामला है, मगर पुलिस ने बैलगड़ा पुलिस ने अगर मामले को गंभीरता से लिया होता, आसपास के थानों से संपर्क साधा होता, तो ये जो व्यक्ति की लाश मिली थी जिसका नाम है परीक्षित, उसके बारे में पता चल जाता। अब एक सवाल था कि ये परीक्षित को यहाँ कैसे पहुँचा, कैसे नहीं। हालांकि ये मामला चिनौर थाना क्षेत्र का था, तो चिनौर थाना पुलिस ने इसकी डेड बॉडी को नहर से निकाला। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि जो मौत हुई है परीक्षित की, वो डूबने से नहीं हुई है, बल्कि गला घोंटने से उसकी मौत हुई है। मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। हत्या के बाद उसके शरीर को कई हिस्सों में तोड़ा गया था, और उसके बाद ये काम किसने किया है, किसने नहीं किया है, ये एक बड़ा सवाल बन गया था। जैसे ही बसंती से पुलिस संपर्क करती है, उधर गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। परीक्षित की हत्या को अब 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उसकी हत्या किसने की है और क्यों की है, ये अभी भी सवाल बना हुआ था। 2 थानों की पुलिस, एक तरफ चिनौर और दूसरी तरफ बैलगड़ा, दोनों थाने की पुलिस मिलकर इस हत्या के खुलासे की कोशिश करते हैं, मगर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। 30 दिन का समय हुआ, 40 दिन का समय हुआ, मगर कोई सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार बसंती फिर थाने पहुंचती है अपने बच्चों के साथ, और ये लगभग 48वां दिन था। 48वें दिन बसंती अपने दोनों बच्चे यानी बेटा और बेटी के साथ थाने पहुंचती है और गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहती है कि साहब, मेरा पति कब वापस आएगा, कब मुझे इंसाफ मिलेगा, कब मुझे न्याय मिलेगा। तो ये बात सुनकर कहीं ना कहीं ये इंस्पेक्टर भी परेशान होने लगे कि वाकई ये महिला अपने पति को लेकर कितना परेशान है, इसके पति को ढूंढने में कुछ मदद ही करनी चाहिए। बसंती के हाथ में 2 मोबाइल थे। इंस्पेक्टर की अचानक ही उन दोनों मोबाइल पर नज़र पड़ जाती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि ये दोनों मोबाइल किसके हैं, तो बसंती कहती है कि साहब, ये दोनों मोबाइल मेरे ही हैं। पुलिस उनसे
मोबाइल अपने हाथ में लेती है और मोबाइल को जैसे ही देखने लगती है तो मोबाइल के अंदर अमूमन 2 ही सिम होते हैं। यहाँ 2 मोबाइल थे तो 4 सिम कार्ड हो गए हैं और इसके अलावा जो उसके कवर में और भी मोबाइल के सिम रखे हुए थे। इंस्पेक्टर पूछता है कि इतने सारे सिम किसके हैं, तो टोटल मिला के जब गिनती की जाती है तो 11 सिम कार्ड थे। अब 11 सिम कार्ड देखकर कहीं ना कहीं पुलिस को शक होने लगता है कि एक महिला और 11 सिम कार्ड कैसे चलाती है। ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने उस सिम कार्डों को और मोबाइलों को अपने कब्जे में ले लिया और उन की CDR निकलवाई जाती है। तो CDR निकलवाने पर 11 सिमों की, उसमें ज़्यादातर जो सिम थे वो नॉर्मल थे, मगर एक सिम ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा बातें हो रही थी एक ही शख्स से, जिसका नाम था मनीष। अब पुलिस पूछती है कि मनीष कौन है, तो वो इसका जवाब देने में कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई था तो बसंती थी। बसंती के साथ साथ वो लड़का था जिसका नाम मनीष है और उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास। बसंती और मनीष की उम्र में लगभग 10 से 11 साल का अंतर रहा है, मगर ये दोनों का रिश्ता क्या है ये मनीष के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने मनीष को भी हिरासत में लिया। उसके मोबाइल की जब लोकेशन निकलवाई, CDR निकलवाई, तो एक नाम और सामने आता है, वो नाम था रविंद्र कुमार का। पुलिस ने रविंद्र कुमार को भी हिरासत में ले लिया और मनीष कुमार साथ में बसंती भी पुलिस की हिरासत में थी। अब इनसे पूछताछ की जाती है कि तुम तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है और उस रात क्या हुआ था जिस रात तुम्हारा पति गायब हुआ था। पुलिस उससे जब सवाल करती है तो शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, मगर कहते हैं कि पुलिस अगर अपनी सी पे आ जाए, पुलिस अगर चाहे तो 7 ज़मीन की जो तह होती हैं उस तह के अंदर से भी सच को खोज के निकाल सकती है। पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस ने वही काम किया और जब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो बसंती को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। दरअसल बसंती रोते हुए कहती है, इस बार वो वैसे नहीं रो रही थी जैसे कि अपने पति को ढूंढने में रो रही थी। इस बार उसके रोने का तरीका भी बिल्कुल अलग था और कहीं ना कहीं उसके जो चेहरे पे गुस्सा था, तेज़ था, उसको देखकर लग रहा था कि वो अपने पति से वाकई बहुत नफ़रत करती थी। प्यार का तो सिर्फ उसने ड्रामा रचा था। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है। अक्सर उसका पति शराब पीता था, नशे में रहता था और जब भी वो घर आता था अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। वो अपने पति की मारपीट से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि ये ज़िंदगी जो नर्क की ज़िंदगी जी रही है पति की मार की, तो उसको इस ज़िंदगी से अलविदा कह देना चाहिए। उसने कोशिश की कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से चली जाऊंगी, मगर सोचा मेरी गलती क्या है। गलती है तो उसके पति की है, जाना चाहिए तो उसको ही जाना चाहिए। और उसने एक सटीक प्लानिंग की कि इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है वो अपने पति के लिए नहीं रखेगी बल्कि किसी और के लिए रखेगी, क्योंकि एक दिन उसके माथे पर चोट का निशान था और इसी लड़की के गांव का एक लड़का जिसका नाम मनीष है, जो उससे लगभग 10 साल छोटा या 11 साल छोटा है, वो पूछ बैठता है कि आखिरकार आपको चोट कैसे लगी है। वो इतने प्यार से पूछता है कि कई सालों में इतने प्यार से किसी ने बात ही नहीं की थी जितनी मनीष ने बात की थी। मनीष की बात सुनकर उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरा हमदर्द है और वो ऐसा हमदर्द बनता है। ये दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और ये प्यार कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। जब जब परीक्षित अपने घर से बाहर होता था तब तब मनीष उस घर के अंदर होता था और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। यहीं से उसने प्लानिंग बनाई थी कि इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है वो पति के लिए नहीं बल्कि प्रेमी के लिए रखा जाएगा। और ये प्लानिंग सटीक थी। 4 सितंबर की रात को जैसे ही रात के 7 या 8 बजते हैं, उसने अपने दोनों बच्चों को एक एक मोबाइल दिया और कहा, बच्चों तुम जाकर मोबाइल से खेल लो, गेम खेलो, पिक्चर देखो, जो चाहें वो देखो, तुम अपना मोबाइल चलाओ। इसी बीच में उसका पति आ जाता है और वो नशे में धुत था, बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ पहले से ही मनीष घर के अंदर छुपा हुआ बैठा था। पत्नी उसके सीने पर बैठ जाती है और बैठकर उसका गला दबाना शुरू कर देती है। उधर मनीष इसके हाथ पैर पकड़ लेता है। क्योंकि वो पहले से ही नशे में था इसलिए बचने की तमाम कोशिशें भी उसकी नाकामयाब रहीं और हालांकि उसको फिर अपनी जान गंवा के ही यहाँ से फंद उसका छूटता है। मगर वो बच्चे अचानक ही कमरे के अंदर एंट्री कर जाते हैं। तब तक मनीष वहाँ से जा चुका था। अब बच्चे आ जाते हैं तो उसकी माँ डर जाती है, अब करे तो क्या करे। उसने अपने पति परीक्षित को बेड पे लिटाया और इस हिसाब से लिटाया कि बच्चों से बोला कि बच्चों तुम्हारे पापा बीमार हैं, इन्हें परेशान मत करना और इन्हें सोने देना। पूरी रात निकल जाती है। वो भी रोज़मर्रा की तरह अपने पति के साथ उनसे
उनकी बगल में सो जाती है, बच्चे वहीं बगल में सोए हुए हैं। अगला दिन निकलता है, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मगर पूरा दिन उसे मौका नहीं मिलता कि इस लाश का करे तो क्या करे। फिर पूरा दिन निकल जाता है, मगर इस बीच बसंती अपने पति के पास बैठकर और बार बार पूछती है, झंझोड़ती है कि तुम मुझे क्यों मारते थे। जीते जी तो शायद वो पूछ ना सकी, लेकिन मरने के बाद उसने अपने पति से 12 घंटे से ज़्यादा बातचीत की और वो बार बार यही बात पूछ रही थी कि तुम मुझे क्यों मारते थे। मरा हुआ इंसान क्या बोलेगा, ये भी अपना आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसंती को अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसके बाद फिर मनीष रात के 11 बजे आता है, यानी 5 सितंबर की रात को, और वो साथ में अपना एक दोस्त लेकर आता है जिसका नाम था रविंद्र, बसंती और मनीष तीनों मिलकर इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। साथ में एक बाइक लेकर आते हैं। बाइक पर जैसे ही उसको बिठाने की कोशिश की जाती है परीक्षित को, क्योंकि कहते हैं कि लाश अगर एक ही जगह पर रखी रहे, पड़ी रहे, तो वो 8 घंटे में अकड़ जाती है, एक पोजीशन में आ जाती है। उसको फिर पोजीशन में या तोड़ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, क्योंकि लाश अकड़ चुकी थी। जैसे ही उसे बाइक पे बिठा रहे थे, उसके हाथ पैर सब तोड़ने पड़े और तोड़कर इस हिसाब से बाइक पर बिठाया जैसे क्या किसी आदमी को नॉर्मली बिठाते हैं। एक मनीष ने बाइक चलाई, पीछे उसके दोस्त ने उसको पकड़ लिया और चले जाते हैं रात के 11 बजे अपने घर से बाहर। और वहीं चिनौर थाना क्षेत्र की जो पुरानी नहर है, लगभग 4 किलोमीटर दूर जाकर जैसे नहर के पास पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बाइक फिसलती है, लाश गिरती है, बाइक फिसलती है, लाश गिरती है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है, मगर उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। आखिरकार उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि इसको आज फेंकना ही है, मगर वो लक्ष्य उनका पूरा नहीं होता है। लाश को नहर में फेंक देते हैं, लाश अक्सर बह जाती है, मगर ये लाश बही नहीं थी, वहीं रुक जाती है। वहीं रुकने के बाद ज़्यादा दूर नहीं चल पाती, मगर थाना क्षेत्र दूसरा था। पुलिस ने अगर बैलगेड़ा और चिनौर पुलिस ने आपस में संपर्क साधा होता स्टार्टिंग में ही, तो ये केस बहुत जल्दी खुल जाता। आखिरकार 52 दिनों के बाद इस केस को खुलने में मदद मिलती है। सही कहा है किसी ने, क्राइम को कितनी ही परफेक्ट प्लानिंग के साथ क्यों ना किया जाए, क्राइम होता है, अपराध कभी छुपता नहीं है, ये भी नहीं छुपा। पुलिस ने उसकी पत्नी बसंती, उसके प्रेमी मनीष और उसके दोस्त रविंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तीनों की शायद ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। अब सवाल उठता है कि उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी। काश कि बसंती ने अपनी पिटाई की, अपनी परेशानी की बात पुलिस से कही होती, तो शायद पुलिस या कानून उसको सज़ा देता। ये हल नहीं था, उसके पास हल भी था, क्योंकि उसकी बसंती की दोस्ती मनीष से हो गई थी। वो अपनी अच्छी ज़िंदगी मनीष के साथ भी बिता सकती थी। हत्या करना कोई हल नहीं होता है, इसलिए बुरे कामों से दूर रहें। और कहते हैं कि कोई भी अपराध करने से पहले कितनी भी प्लानिंग कर ली जाए, वो कभी सक्सेस नहीं होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।